गुड मॉर्निंग बच्चों। जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था डीएनए, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे आज आगे। और अभी तक जो मैंने बताया था इसमें आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ डीएनए की जो इकाई है न्यूक्लियोटाइड, उसकी संरचना के बारे में बताया था। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, 3 घटक शामिल हैं इसमें: पेंटोज शर्करा या पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा जो था वो था फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फेट समूह जो है। ये 3 घटक मिलकर न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाते हैं या न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। इसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है। अब हम कंटिन्यू करेंगे, और आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज मैं आप लोगों को जो इसी टॉपिक में जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है डीएनए का मॉडल या डीएनए की संरचना द्विकुंडलीय मॉडल के द्वारा, जो कि प्रस्तुत की थी वाटसन और क्रिक। उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। अब आइए देखिए इसमें क्या मुख्य बिंदु हैं। वाटसन और क्रिक के द्वारा जो ये डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल यानी डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया गया था, ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था उनसे पहले जो एक फ्रैंकलिन और वाटसन, इन्होंने ही आपस में मिलकर डीएनए की एक्सरे क्रिस्टल संरचना की उन्होंने स्टडी किया, और उस स्टडी के आधार पर उन्होंने ये बताया कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। ये काम हुआ था 1950 में, और ये किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंकलिन, रोजलिन फ्रैंकलिन एक लेडी थी, और वाटसन, इनके द्वारा जब डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलीकरण किया गया, तो उस आधार पर उन्होंने ये बताया कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। फिर आगे चलकर उनकी इन स्टडीज के आधार पर वाटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन ने डीएनए अणु की संरचना का एक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया, और उस विवरण के आधार पर उन्होंने डीएनए की द्विकुंडलीय मॉडल को प्रस्तुत किया, यानी कि डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को या डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन ने जो उपरोक्त जो उन्होंने पहले स्टडी की थी एक्सरे क्रिस्टलीकरण के द्वारा, उस आधार पर उन्होंने फिर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया 1953 में, और इसी बेस पर इन लोगों को 1953 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इन लोगों ने अपने जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने क्या मुख्य बातें बताई। तो पहला जो पॉइंट था वो ये बताया कि डीएनए एक द्विकुंडलीय संरचना है, जिसका व्यास जो होता है, जिसका डायमीटर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों रज्जुक होते हैं, दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं वो कैसे होती हैं? प्रति समानांतर दिशाओं में होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। मैं इसको आप लोगों के सामने चित्र के द्वारा जो है वो अभी समझाने की कोशिश करता हूं। ये कई बच्चों को परेशानी होती है ये चित्र बनाने में, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने ही ये चित्र बनाता हूँ। इनके अभी आप लोगों के सामने ही इसको ड्रॉ करूँगा, और कैसे ड्रॉ करूँगा ये आप लोग भी देख सकते हैं। इसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है, दिक्कत महसूस करते हैं, उनसे ये ड्रॉ नहीं होता है ईजिली, इसलिए आप देखेंगे। मैं इसको अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ करूँगा, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे इस तरह से हमने एक स्ट्रैंड बनाया, एक रज्जुक बनाया, और उसी स्ट्रैंड्स के ठीक पैरेलल समानांतर हमने ये दूसरा रज्जुक बनाया। ये सेकंड स्ट्रैंड है जो कि ठीक इसके समानांतर चलना चाहिए। अब आप देख सकते हैं
हमारे पास ये डबल हेलिकल मॉडल जो है, डबल रज्जु वाला, 2 श्रृंखलाओं वाला, इस तरह से एक संरचना तैयार हो गई है। अब जैसे बताया इसमें मैंने कि जो डीएनए का व्यास होता है, वो व्यास होता है, व्यास डायमीटर जो होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डायमीटर होता है, ये जो चौड़ाई है इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक, वो है 20 एंगस्ट्रॉम। और इसमें जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर दिशाओं में होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। अगर हम एक श्रृंखला की दिशा 3 प्राइम से यहाँ पर शो करें, यहाँ पर दिखाएं, तो इसका दूसरा छोर जो होगा वो होगा 5 प्राइम। इसी तरह से इस श्रृंखला के ठीक एंटी जो दूसरी श्रृंखला है, इस श्रृंखला के ठीक एंटी ये दूसरी श्रृंखला जो है, इसकी दिशा जो हो जाएगी अब वो स्टार्ट होगी, वो शुरुआत होगी 5 प्राइम से और समाप्त होगी 3 प्राइम पर। तो दोनों रज्जु, दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी होते हैं यानी कि एक की दिशा अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो दूसरी की दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, ये तो एंटी है। और दूसरा पैरेलल, यानी ये दूसरे एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये कभी आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ती है। अब दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं वो आपस में, ये दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये बनता है एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन के बीच में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं दोनों श्रृंखलाओं के बीच में, दोनों रज्जुकों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये होते हैं किसके बीच में, ये होते हैं एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि डीएनए में जो प्यूरिन मिलते हैं वो होते हैं एडेनिन और गुआनिन। और जो पिरिमिडीन होते हैं वो होते हैं थायमीन और साइटोसिन। तो जो एडेनिन है, एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा थायमीन के साथ होगी। ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है। और ये बॉन्डिंग जो होगी, बंध जो बनता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बनता है। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इन दोनों के बीच में? डबल हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ऐसे गुआनिन जो होता है इसकी बॉन्डिंग होती है, इसकी बंध बनता है जो हमेशा साइटोसिन के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 3। तो एडेनिन थायमीन के साथ बंध बनाता है, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और गुआनिन जो होता है ये साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब अगर हम इसमें एक और पॉइंट है कि एक मोड़ या इसको पिच बोला जाता है में सामान्यतः 10 क्षारक जोड़े होते हैं। और जैसे बताया कि क्षारक जोड़ा होता है ये प्यूरिन और पिरिमिडीन के मिलने से बनता है। साथ ही एक मोड़ की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आइए इसको यहाँ पर देख लें। एक पिच या एक मोड़ हम बोलते हैं, वो मानेंगे हम इस बिंदु से और इस बिंदु तक, इस पूरे मोड़ या इस पिच में लगभग 10 सामान्यतः 10 क्षारक जोड़े होते हैं। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इनको। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्षारक जोड़े हो गए। और जैसे पहले बताया गया क्षारक जोड़े जो होते हैं वो एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन के मिलने से बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर एडेनिन लिखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा थायमीन। अगर यहाँ पर गुआनिन लिखूँगा तो यहाँ पर साइटोसिन। अगर फिर यहाँ पर गुआनिन तो ये साइटोसिन, यहाँ पर
थाइमीन होगा तो यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर साइटोसिन तो यहाँ पर ग्वानिन। इस तरह से एक पूरे पिच में, एक पूरे मोड में जो सामान्य रूप से देखा गया है 10 क्षारक जोड़े होते हैं, और एक पिच या एक मोड की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। साथ ही दो निकटस्थ, अगला पॉइंट जो है इसमें, दो निकटस्थ क्षारकों की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, दो निकटस्थ क्षारकों की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी जो होती है, ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक पूरी मोड की लंबाई, एक पिच की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 क्षारक जोड़े होते हैं। तो दो निकटस्थ क्षारक, जो क्षारक हैं या जो क्षारक जोड़े हैं, उनकी जो दूरी होगी वो ऑब्वियस है, वो कितना 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। साथ ही अगला पॉइंट जो है, श्रृंखलाओं में जो क्षारक क्रम होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये बात पहले भी आ चुकी है। कॉम्प्लीमेंट्री बोलने का मतलब है कि अगर एडेनिन है तो उसकी बॉन्डिंग हमेशा थाइमीन के साथ ही होगी। एडेनिन थाइमीन को कॉम्प्लीमेंट करता है, और जहाँ पर ग्वानिन है उसकी बॉन्डिंग हमेशा साइटोसिन के द्वारा ही के साथ ही होगी। ये चीज़ कहलाती है संपूरक। एक और बिंदु है इसमें कि एडेनिन के अणुओं की संख्या थाइमीन के समान तथा ग्वानिन के अणु की संख्या साइटोसिन के समान होती है, जो कि पहले भी बात आ चुकी, चारगफ नियम के अंतर्गत था कि जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमीन होंगे, जितने ग्वानिन होंगी उतने साइटोसिन होंगे। और अंतिम बिंदु इसमें जो बोला गया था कि डीएनए में जो क्षारक क्रम का तल इस प्रकार से होता है कि डीएनए के लंबवत अक्ष के समकोण पर स्थित होते हैं। अगर इसकी बात करें इस डायग्राम में, तो अगर मैं इस डीएनए के बीच में से एक इमेजिनरी एक लाइन खींचूं, जो कि इसका अक्ष मान लें हम, ये इसका एक्सिस होगी, सेंट्रल एक्सिस होगी, तो इस एक्सिस के 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर जो हमारे क्षारक होते हैं, ये डीएनए पर जो ये क्षारक होते हैं, ये इस एक्स के 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री के कोण पर, ये वाला क्षारक जो है ये 90 डिग्री कोण पर स्थित है, ये वाला 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। तो डीएनए में जो क्षारक क्रम का तल इस प्रकार होता है कि ये डीएनए के लंबवत अक्ष के समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये इस डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल की कुछ विशेषताएं थी, जो कि अगर डीएनए की संरचना के बारे में अगर लिखने के लिए आता है, या डीएनए की विशेषताओं को लिखने के बारे में आता है, तो उसमें ये बिंदु लिखे जाने चाहिए। अब इसी के साथ एक और दिक्कत आती है बच्चों को डीएनए की आणविक संरचना को बनाने में, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने में। तो अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें कि एक शर्करा है, पेंटोज शर्करा है, जिसमें कि हमारा क्षारक है, और जिसमें हमारा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह है। ये तीनों मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक इसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर इसी के नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड बना के दिखा रहा हूँ। वो कैसे बनाना है, ये पहला बना है, दूसरा बना है, उसके बाद हम तीसरा बनाएंगे। ठीक इसी के नीचे लेते हुए और ये फॉस्फेट समूह और ये हमारा नाइट्रोजनी क्षारक। अब हम इसकी, अगर हम कार्बन अणुओं को देखें यहाँ पर, तो पहला कार्बन अणु यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन अणु यहाँ पर होता है। ऐसे इसमें देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो
तो जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन परमाणु के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनको जोड़ने का काम जो करता है वो फॉस्फेट समूह के द्वारा होता है। और ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है, फॉस्फोडाइस्टर बंध कहलाता है। यहाँ पर अगर एडेनिन, गुआनिन, आप यहाँ पर थाइमीन लिख सकते हैं। ये हमारा नाइट्रोजनस बेस हो गया, क्षारक हो गया, ये शर्करा हो गई। एक और अगर न्यूक्लियोटाइड में बनाओ यहाँ पर, यहीं पर, तो ठीक इसी के नीचे लेते हुए हम इस तरह से, ये शर्करा हो गई, ये फॉस्फेट समूह हो गया, और इसकी बॉन्डिंग इसके साथ दिखाते हुए यहाँ पर हमारे ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। इसको हम लिख देते हैं एडेनिन। और इसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे, कार्बन अणुओं की संख्या को देखेंगे, तो ये हमारा 1 2 3 4 और 5, कि मैंने 4 न्यूक्लियोटाइडों की एक श्रृंखला बना दी है यहाँ पर। अब इसके ठीक सामने दूसरी श्रृंखला बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको उल्टा कर देंगे। और इसके बाद हम ठीक सामने इनके दूसरी श्रृंखला बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजनस बेस के सामने ठीक नाइट्रोजनस बेस हम बना देंगे। अब यहाँ पर इस वाले श्रृंखला में ऑक्सीजन, इस पेंटोस शर्करा का ऑक्सीजन इस तरफ था, इस वाले श्रृंखला में ऑक्सीजन जो होगा वो ऊपर की तरफ स्थित हो जाएगा। इसलिए हम इसको और इसका जो फॉस्फेट समूह है वो इधर स्थित होगा। ये हमारी शर्करा हो गई। अब ठीक सामने, इसी के सामने फिर से हम एक और इसकी बॉन्डिंग यहाँ पर जोड़ देंगे। ये शर्करा हो गई, ये फॉस्फेट समूह हो गया। ठीक इसी के सामने फिर से हम ये शुगर हो गई, और ये हमारा फॉस्फेट समूह हो गया। और ठीक ऐसे ही इसके सामने भी हम ये शर्करा हो गई, और ये हमारा फॉस्फेट समूह हो गया। इनके बीच में हम बॉन्डिंग बना देंगे। अगर हम इनके कार्बन, इसमें भी अगर हम इसका कार्बन अणु को देखेंगे तो 1 2 3 4 5, और ऐसे 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं ये थर्ड और फिफ्थ कार्बन अणु के बीच में ये बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पर अगर हमने, हमारा ये दूसरी श्रृंखला बन गई है, इसको हम सीधा कर देंगे आप। और चाहे तो आप इसको एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा जैसे बताई गई थी, इसका जो संपूरक होता है वो है थाइमीन, गुआनिन की साइटोसिन, थाइमीन की एडेनिन, एडेनिन की थाइमीन। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है थाइमीन और एडेनिन और थाइमीन के बीच में, वो होती है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर, यहीं पर, वो है जैसे कि बताया गया था, इसका जो व्यास होता है
यहाँ से यहाँ तक वो है 20 एंगस्ट्रॉम, और दो निकटस्थ जो क्षारक जोड़े होते हैं उनकी दूरी जो होती है, निकटस्थ क्षारक जोड़ों की दूरी जो होती है वो होती है, यानी कि ये वाली दूरी जो होती है ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है डबल, ये ट्रिपल, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये हमारी शर्करा हो गई है, शर्करा है, और ये हमारा फॉस्फेट समूह है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पॉइंट ऊपर आया था कि जो डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे के प्रति समानांतर दिशाओं में होती हैं, और एक श्रृंखला की ध्रुवता अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो दूसरी श्रृंखला की ध्रुवता जो होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। ये हम अभी यहीं पर इसकी जो आणविक संरचना है इसको देख सकते हैं। अगर मैं इस श्रृंखला की बात करूं, इस श्रृंखला की ध्रुवता अगर बात करूं, तो इसकी श्रृंखला की ध्रुवता, क्योंकि बॉन्डिंग जो बनती है वो आप लोगों को अभी बताया गया, बॉन्डिंग जो बन रही है वो तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन परमाणु के बीच में बन रही है। तो इस श्रृंखला की जो नीचे जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा वो इस 3 कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा, इसलिए इस श्रृंखला की शुरुआत जो होगी वो इस 3 प्राइम, यहाँ से 3 प्राइम यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, और इस श्रृंखला की जो एंडिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, इस 5 प्राइम पर हो रही है, क्योंकि अगला वाला जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा वो इस पांचवें वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा। तो इस श्रृंखला की दिशा जो होगी वो 3 प्राइम से 5 प्राइम है। और अगर हम इस श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 प्राइम है, और इसकी एंडिंग जो रही है ये इस 5 प्राइम पे हो रही है। तो इस श्रृंखला की दिशा जो होगी वो होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम, पहले वाले की 3 प्राइम से 5 प्राइम, दूसरी वाली श्रृंखला की 5 प्राइम से 3 प्राइम। इस तरह से इसका दिशा का निर्धारण होता है। मैं समझता हूँ मैं आपको इस डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल को, इसकी संरचना को समझाने में सफल हुआ हूँगा।